Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You're welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 7 को स्टडी करने जा रहे हैं. उसके भाव को और उसके अर्थ को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है द ट्रीज. यानी कि जो ये कविता है, जो ये पोएम है, ये पेड़ों के और प्रकृति के अटूट रिश्ते को दर्शाती है, जिसमें कवि हमें बताना चाहते हैं, चाहती है, क्योंकि जो इस कविता की जो कवि है वह एक्चुअली वो कवियत्री है, वो एक महिला है. लेकिन इस पोयम के अंदर उस कवियत्री को एक कवि के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, क्योंकि वह एक एग्रेसिव कवि है, जो कि एक नारीवाद है और उग्र सुधारवादी कवि. इस वजह से उसको कवि के रूप में कहा जाता है. तो कवि के अनुसार यह जो पोयम है ये एक व्यंग्य है. ये उन लोगों के लिए एक व्यंग्य कश्ती है जो लोग अपने घरों को सजाने के लिए पेड़ पौधों का प्रयोग करते हैं, लेकिन शायद वे भूल जाते हैं कि पेड़ पौधों का असली घर कहाँ पर है. वो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं. तो इस पोयम के माध्यम से जो कवि है वे बताना चाहते हैं कि एक रात का समय है जिसमें जो सभी पेड़ पौधे हैं वो रात में जंगल की तरफ जा रहे हैं. इस घर से निकलकर वो जंगल की तरफ जा रहे हैं, और जब तक कि वह जंगल की तरफ नहीं जाते हैं, जो कवि है वह उन पेड़ों के होने का एहसास महसूस करती है. और फिर वो देखती है कि जब तक कि ये पेड़ पौधे हमारे पास हैं हमें कुछ अच्छा एहसास हो रहा है, लेकिन सुबह तक ये सब कुछ खाली हो जाएगा और सभी जो पेड़ है वो जंगल की तरफ चले जाएंगे. तो उसी भाव को दर्शाने के लिए ये हमें बताना चाहती है कि जो पेड़ हैं जिनको हम अपने घरों को सजाने का प्रयोग करते हैं, वह उनका जो असली घर है वो एक प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो कि एक जंगल है. जंगल में जो पेड़ है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, और जिस वजह से वहाँ पर जो वहाँ के जो कीट पतंगे हैं वो इनके पीछे छिप सकते हैं, पक्षी इन पर बैठ सकते हैं, जबकि घरों में ऐसा नहीं होता. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह पोयम और हमें और क्या क्या समझाना चाहती है और इसका भाव क्या है. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पोयम की शुरुआत में एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं. तो आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या हमें बताया गया है. तो इसके अंदर बताया गया कि कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्री, कि क्या कोई जंगल बिना पेड़ों के हो सकता है. यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया कि अगर हम किसी जंगल की कल्पना करते हैं तो क्या ऐसा संभव है कि वहाँ पर कोई पेड़ हो ही ना. तो पहले सेंटेंस में पूछा गया कि कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, कि क्या कोई जंगल बिना पेड़ों के हो सकता है. वेयर आर द ट्री इन दिस पोएम, यानी कि इस पोएम में जो आपके सामने पोएम है ये द ट्रीज, इसमें पेड़ कहाँ है, यानी कि इस पोएम में पेड़ कहाँ पर हैं. एंड वेयर डू दे गो, और वे पेड़ कहाँ जाते हैं. तो ये सब अब हम इस पोएम में पढ़ेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेड़ कहाँ पर हैं और वे कहाँ जाते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. तो इस पोएम की पहली लाइन है द ट्रीज, यानी कि वे पेड़, इनसाइड, यानी कि वे पेड़ पौधे जो अंदर है, यानी कि एक घर की कल्पना इसमें की जा रही है. वे पेड़ जो घर के अंदर है, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि जो वे पेड़ हैं जो कि अभी घर के अंदर हैं वे बाहर जा रहे हैं जंगल की तरफ, यानी कि वे यहाँ से निकल करके जंगल की तरफ जा रहे हैं. आर मूविंग आउट, यानी कि बाहर जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में. तो यानी कि वे पेड़ पौधे जो कि अभी घर के अंदर हैं, आर मूविंग आउट, वे बाहर जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? इनटू द फॉरेस्ट, वे जंगल में जा रहे हैं. आगे इसमें लिखा है कि द फॉरेस्ट, यानी कि वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी, जो कि खाली पड़ा था. यानी कि रात के समय पर जिस जंगल में जो पेड़ पौधे वो जा रहे हैं वह जंगल खाली पड़ा था. ऑल दिस डेज, यानी कि इतनी दिनों से वह जंगल खाली पड़ा था. वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता था. यानी कि उस जंगल में उसके खाली होने की वजह से कोई भी पक्षी जंगल में किसी भी पेड़ पर नहीं बैठ सकता था. नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी कीट पतंग यानी कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा छिप नहीं सकता था. नो सन बरी इट्स फीट, यानी कि कोई भी धूप, यानी कि धूप की कोई भी किरणें बरी इट्स फीट, अपने पैरों को जमा नहीं सकती थी. इन शेड्स, यानी कि पेड़ों की छाँव के बीचों बीच कोई भी धूप अभी तक, क्योंकि वहाँ पर कोई पेड़ नहीं था. तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में धूप की कोई भी किरण अपने पैरों को वहाँ पर जमा नहीं सकती थी पेड़ों की छाँव के बीच में. द फॉरेस्ट, वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी, जो कि खाली पड़ा था. यानी कि वह जंगल जो कि खाली पड़ा था. ऑल दीज नाइट्स, इतनी रातों से. विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वह सुबह तक पेड़ पौधों से भर जाएगा. यानी कि कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वह जंगल, जिस जंगल में जो ये पेड़ पौधे घरों से निकल करके जा रहे हैं
उस जंगल के बारे में कवि ये कहना चाहती है कि वह जंगल जो कि अभी तक खाली पड़ा था, जहाँ पर कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता था, कोई भी कीड़ा मकोड़ा छिप नहीं सकता था, जहाँ पर कोई भी धूप पेड़ों की छाँव के बीचों बीच अपने पैरों को जमा नहीं सकती थी, वह जंगल जो कि इतनी रातों से खाली पड़ा था, वह सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। यानी कि कवि उन लोगों के बारे में इस व्यंग्य को कसना चाहती है कि जो लोग इन पेड़ पौधों को अपने घरों को सजाने के लिए, उनकी सजावट के लिए प्रयोग करते आए हैं, शायद वे भूल जाते हैं कि वे अपने घरों को तो सजा देते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वे एक कैद में रहते हैं, यानी कि उनको बंधन बना करके रखा जाता है। वे एक बाधित की तरह, एक कैदी की तरह वहाँ पर रहते हैं। लेकिन पेड़ पौधे तो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, प्रकृति का और पेड़ पौधों का एक अटूट रिश्ता होता है। तो यहाँ पर इसीलिए जो कवि है वो ये कहना चाहते हैं कि रात के समय सभी पेड़ पौधे जंगल की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। आगे देखते हैं कवि हमें क्या बताना चाहती है। आगे इसमें नेक्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है कि ऑल द नाइट, पूरी रात, द रूट वर्क, यानी कि पूरी रात उन पेड़ों की जो जड़ है वो काम करती है। टू डिसएंगेज, यानी कि वहाँ से छुटकारा पाने के लिए। देमसेल्व्स, यानी कि अपने आप को वहाँ से छुटकारा दिलाने के लिए वो पूरी रात काम करती है। फ्रॉम द क्रैक्स, यानी कि उन दरारों से अपने आप को बचाने के लिए पूरी रात वो काम करते हैं। इन द वरांडा फ्लोर, जो कि वरांडे में जो फर्श है, जो फ्लोर है, उसमें आई हुई दरारों से अपने आप को बचाने के लिए पूरी रात जो जड़ें हैं वो पूरी रात संघर्ष करती है अपने आप को वहाँ से छुड़ाने के लिए। यहाँ पर डिसएंगेज का मतलब होता है छुड़ाने के लिए, यानी कि मुक्त करने के लिए पूरी रात जो वरांडे में बनी जो दरारें हैं उनसे अपने आप को छुड़ाने के लिए पूरी रात जो जड़ें हैं वो कार्य करती हैं। आगे इसमें लिखा है कि द लीव्स, और जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं, स्टैंड टूवर्ड्स द ग्लास, वहाँ पर जो खिड़कियों में जो बने शीशे हैं उनकी तरफ वो झुक जाती है। स्मॉल ट्विग्स, और पेड़ पौधों की जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं स्टिफ वे सख्त हो जाती हैं। विद एसर्सन, यानी कि इतनी कठिन मेहनत की वजह से बार बार जो उन्होंने संघर्ष किया अपने आप को वहाँ से छुड़ाने के लिए, उतनी बड़ी मेहनत के साथ ये छोटी छोटी टहनियाँ भी पूरी तरीके से सख्त हो जाती हैं। क्रैम्प्ड बाउज, और जो लंबी शाखाएं हैं जो कि मुड़ी हुई हैं, जो कि बल खाई हुई हैं, यहाँ पर क्रैम्प्ड मुड़ना, बल खाना, बाउज का मतलब लंबी शाखाएं हैं, और जो लंबी मुड़ी हुई शाखाएं हैं सफलिंग अंडर द रूफ, और रूफ के नीचे रगड़ खाते हुए, यानी कि जब उन्होंने जाने की कोशिश की है तो जो लंबी शाखाएं वह छतों से रगड़ खाते खाते ऐसी हो गई हैं जैसे कि लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि कोई पेशेंट, कोई मरीज़ किसी हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है, और जब उस मरीज़ को अस्पताल की तरफ से छुट्टी मिल जाती है तो वो थोड़ा भुचक्का सा रहता है। तो इसमें लिखा है कि हाफ डेज्ड मूविंग, और उसी आधे भुचक्के वाली जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में फिर वो आगे बढ़ता है टू द क्लिनिक डोर, हॉस्पिटल के जो दरवाजे होते हैं, यानी कि वहाँ से आज़ादी प्राप्त करने के लिए, वहाँ से बाहर निकलने के लिए वह आधा भौचक्का, हाफ डेज्ड मूविंग, यानी कि उसी स्थिति में वो चलता हुआ हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुँचता है। तो यहाँ पर ये कवि हमें बताना चाहती है कि किस प्रकार से जो पेड़ पौधे अपने प्राकृतिक आवास की ओर बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, वो वहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं। जिस तरीके से एक जो मरीज है वो अस्पताल में एक लंबा समय बिताता है, वो अपने आप को बाधित महसूस करता है, और जिस दिन उसको छुट्टी मिलती है तो वह थोड़ा हैरान होकर के, आधा भौचक्का होकर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जो कि वो अपनी स्वतंत्रता की ओर जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो कवि बताना चाहती है कि जो हम घरों में पेड़ पौधे जो रखते हैं वो वहाँ पर पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं, और वे अपने आप को छुड़ाने के लिए रात में ही अपने जंगल में जाना चाहते हैं, और उसके लिए वो पूरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति को आगे समझाते हुए कवि हमें आगे बताना चाहते हैं, और कहते हैं कि आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठती हूँ, यानी कि मैं अंदर एक कमरे में बैठती हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांडा, और जिस कमरे में जो कवि वो बैठती है उसके जो दरवाजे हैं वो वरांडे की तरफ खुलते हैं। डोर्स ओपन, दरवाजे खुलते हैं, टू द वरांडा, वरांडे की तरफ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वहाँ पर जो कवि जो बैठती है एक लंबा पत्र लिखते हुए। इन विच, जिसमें एक्सप्रेसली मेंशन, यानी कि जिस पत्र में मैं बड़ी मुश्किल से यह जिक्र करती हूँ, वह जिक्र कौन सा है? द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से पेड़ पौधों का जंगल की तरफ प्रस्थान करना, यानी कि डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान, ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल का प्रस्थान, यानी कि जो घर के जो पेड़ पौधे उनका प्रस्थान, फ्रॉम द हाउस जो कि घर से जंगल की तरफ जा रहे हैं, उनके बारे में मैं अपने पत्र में बड़ी मुश्किल से ही जिक्र करती हूँ। वह पत्र जो कि मैं अंदर बैठ करके उस वरांडे के अंदर जो एक रूम है वहाँ पर बैठ करके लिखती हूँ, जिसका दरवाज़ा वरांडे की तरफ खुलता है।
आगे इसमें कहते हैं कि द नाइट इज़ फ्रेश, वह रात बड़ी फ्रेश है, यानी कि वह बहुत ही ताज़ी रात है। द होल मून शाइन इन द स्काई ओपन, और जो चांद है वो संपूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरीके से खुले आसमान में पूरा चमकता है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, यहाँ पर जो लिचन है वो है काई, जो कि हरे और काले रंग की हो जाते हैं, लीव से पत्ते, और जो स्मेल है उसका मतलब है महक। और जो उन पेड़ पौधे के आसपास की जो पत्तियाँ हैं और जो काई है उसकी जो महक है, स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस, वह आवाज़ की भांति वह पहुँचती है, वह आवाज़ की भांति पहुँचते इनटू द रूम, अंदर बने कमरों में वह एक आवाज़ की तरफ प्रवेश करती है। तो देखिए जिस रात ये पेड़ पौधे जंगल की तरफ जा रहे हैं वह रात बहुत ताज़ी है, और जो खुले आसमान में जो चंद्रमा पूरी तरीके से चमक रहा है, यानी कि हमारे और चंद्रमा के बीच में जो पहले पेड़ पौधे होते थे जिसकी वजह से वो चंद्रमा में पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता था, आज वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं और जो उसके आसपास जो लगी हुई जो काई है, जो पेड़ पौधे के आसपास जो लगी वो काई है, वह बड़ी तीव्र गति से हमारे कमरों की तरफ आ रही है। लगता है कि वो हमें कुछ समझाना चाहती है कि हम किस तरीके से यहाँ से अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जंगल की तरफ हम जा रहे हैं। तो आगे हमें कवि और समझाते हुए आगे कुछ बताना चाहते हैं कि आगे कवि अपने भाव को प्रकट करते हुए आगे हमें समझाते हुए लिखती हैं कि माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, यानी कि जो मेरा मस्तिष्क है वह कानाफूसियों से भरा हुआ है। यानी कि जिस तरीके से पेड़ पौधे आवाज़ करते हुए रात्रि के समय जंगल की तरफ जा रहे हैं, जो पेड़ों की आवाज़ है वो एकदम कानाफूसी की तरह उसको महसूस हो रही है, जो कि लगातार उसको सुनाई दे रही है। तो इसमें कवि हमें कहते हैं कि माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, यानी कि जो मेरा मस्तिष्क है, जो मेरा मन है वो कानाफूसी से भर गया है। विश टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल तक पूरी तरीके से शांत हो जाए, यानी कि कल तक, यानी कि कल की सुबह तक सारे पेड़ पौधे जंगल की तरफ जा चुके होंगे। फिर वो अचानक कहते हैं कि लिसन, जरा सुनिए, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, शीशे टूट रहे हैं, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ पौधे हैं वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे संघर्ष करते हुए जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़खड़ा रहे हैं। यहाँ पर स्टम्बलिंग का मतलब होता है कि वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, यानी कि रात्रि में। विंड्स रश टू मीट दैम, यानी कि जो हवा है, जो विंड है, रश टू मीट दैम, पेड़ पौधों से मिलने के लिए बहुत तेज़ गति से चलने लगे, यानी कि हवा भी बहुत तेज़ हो गई है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो चंद्रमा है वह ऐसा महसूस होता है जैसे कि टूट गया हो एक शीशे की तरह, कि चांद भी एक शीशे की तरह टूट गया है। इट्स पीसेस, और जो इसके टुकड़े हैं, फ्लैश वे चमकते हैं, यानी कि जो इसके शीशे हैं, यानी कि जो इसके टुकड़े हैं वो अब चमकते हैं। इनटू द क्राउन, एक ताज में, ऑफ ए टॉलेस्ट वॉक, यहाँ पर एक बलूत का जो वृक्ष है जो कि बहुत लंबा होता है, उसका जो ऊपरी जो सिरा है उसको कवि ने यहाँ पर कहा है कि द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, यानी कि जो पेड़ है उसका सबसे ऊंचा जो सिरा, उसके कुछ जो सबसे ऊंचे जो सिरे उसमें कुछ पत्ते नज़र आते हैं जो कि चंद्रमा और हमारी नज़रों के बीच में आते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर से जो चंद्रमा हमें चमकता है वह टूटे हुए शीशे की तरह चमकता है। तो कभी हमें समझाना चाहते हैं कि जिस तरीके से पेड़ वहाँ से लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं और आवाज़ करते हुए जा रहे हैं, तो कहते हैं कि सभी जो पत्तियाँ हैं, जो काई हैं, वो फुसफुसाते हुए जा रहे हैं, और उनकी कानाफूसी से मेरा जो मस्तिष्क है, मेरा जो मन है वो पूरी तरीके से भर गया है, जो कि आने वाले दिन यानी कि सुबह तक वो शांत हो जाएगा। अब यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि रात्रि में जो वे सारे पेड़ पौधे जो वो जा रहे हैं, वे जंगल की तरफ जब वो जा रहे हैं तो जो उनके आसपास की जो हवा है वो भी बहुत तेज़ हो गई है, जो कि उनसे मिलने के लिए छटपटा रही थी। ऐसा लगता है कि उनके जाने के साथ साथ जो वो चंद्रमा है वो ऐसा लगता है कि वह शीशे की तरह टूट गया है, जो कि वहाँ पर जो बलूत का जो सबसे बड़ा जो पेड़ है उसका जो ऊपरी सिरा है, जिसको कवि ने यहाँ पर कहा है कि द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, यानी कि जो उसका वो ताज है, जो ऊपरी जो पत्ते हैं वह उस पेड़ के ताज की तरीके से जो कवि ने यहाँ पर प्रकट करने की कोशिश की, तो उनके बीच में से जो चंद्रमा है वो ऐसे लगता है जैसे कि मानो को वो टूट गया हो। तो इस पोएम में कवि उन लोगों के लिए एक व्यंग्य कसते हुए हमें समझाना चाहती हैं कि वे जो लोग हैं जो अपने घरों को सजाने के लिए पेड़ पौधों को अपने घरों में, अपने आंगन में रखते हैं,
तो शायद भूल जाते हैं कि जो पेड़ पौधे वे आंगन में रख तो हैं लेकिन वे पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं। पेड़ पौधों का जो सीधा कनेक्शन होता है, जो उनका सीधा रिश्ता तो प्रकृति से एक अटूट रिश्ता होता है, लेकिन जब हम उनको घरों के अंदर रखते हैं तो वहाँ पर पूरी तरीके से आज़ाद नहीं होते, वे बाधित होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी कैद में है। लेकिन जो ये पोएम है, इस पोएम के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि इस रात वे सभी पेड़ पौधे घरों से निकल करके अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए जंगल की तरफ जा रहे हैं और उस कार्य के लिए वे लड़खड़ाते हुए जाते हैं और आवाज़ करते हुए जाते हैं। जिस तरीके से वो जा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी शोर हो रहा है, उस शोर से जो कानाफूसी चल रही है उसकी वजह से जो कवि उसके जो दिमाग है वो पूरी तरीके से भर जाता है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आने वाली जो सुबह है वो पेड़ पौधे अपने जंगल में चले जाएंगे और जो उसका आंगन है पूरी तरीके से शांत हो जाएगा और जिस जंगल में वो जा रहे हैं वो जंगल सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा, जहाँ पर जो कीट पतंगे वो फिर छिप सकते हैं और जो पक्षी है वो वहाँ पर किसी भी पेड़ पर, किसी भी डाल पर बैठ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट की पोएम नंबर 7 को स्टडी किया, इसके अर्थ को, इसके भाव को जानने की कोशिश की, जिसका नाम है द ट्रीज़। यहाँ पर कवि हमें बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं कि पेड़ों की जो असली स्वतंत्रता है वह उनके अपने आंगन में है। उनका आंगन है एक जंगल, ना कि हमारा जो घर है। आई होप कि आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी, आपने इसको समझने की कोशिश की होगी, इसके भाव को जानने की कोशिश की होगी और साथ साथ आपने इसको सुनते समझते हुए अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज़ के साथ और ये देखेंगे कि इस पोएम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और उनके आंसर आप कैसे देंगे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।